महाराष्ट्र रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए आपके सामने आए हैं कि जिसकी माइनॉरिटी को आज जिसकी ज़रूरत है और जिस चीज़ की वजह से माइनॉरिटी आज पीछे है एजुकेशन के मामले में, उस मुद्दे पे हम तफसील से बात करेंगे मोहम्मद उमर के साथ। मोहम्मद उमर की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। अब आप आगे सुनेंगे मोहम्मद उमर को। तो उमर जी, हमारा पहला सवाल आपसे है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो ये मराठवाड़ा रीजन में एक लातूर एक बहुत पिछड़ा जिला है, उसकी तो इस वातावरण से हम यहाँ तक आए हैं। आज हमारे पास बहुत सारा क्वालिफिकेशन है। आज तक का एक दिन का भी हमारा मेरिट नहीं है कि जिसमें हम 80 से कम के नीचे मार्क लेके आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ऐसे महाराष्ट्र के ऐसे हज़ारों लाखों उम्र है जिनकी सेम कहानी है, जिनके पास क्वालिफिकेशन तो है लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है जिसकी वजह से उनका एजुकेशन एक स्टेप पे जाके रुक जाता है। हम लास्ट 1-1.5 महीना से बहुत कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से पूरे जिलों से स्टूडेंट्स जमा रहे, उसके थ्रू हमने नेताओं को मेल्स किए, उनके पर्सनल जो व्हाट्सएप रहते हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप किए, लेकिन उसका कोई जवाब हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। उमर जी, मैं आपसे आपके मैं निजी लाइफ के बारे में थोड़ा सा नज़र डालना चाहूँगा उसके ऊपर कि आपने किस स्कूल से शिक्षा हासिल की? मैं हमारे गांव में टाका करके गांव है लातूर ज़िले में, वहाँ से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की भीमाशंकर विद्यालय टाका। उसमें मैं मेरे स्कूल का टॉपर था। उसके बाद में औसा के कुमार स्वामी कॉलेज से 11वीं-12वीं साइंस में किया। उसके बाद जब लातूर में मैं BSc महात्मा बसवेश्वर कॉलेज एक अच्छे कॉलेज से किया, उसमें भी मुझे 80% मार्क थे। उसके बाद हम एंट्रेंस के थ्रू औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, एक महाराष्ट्र से नहीं बल्कि एक इंडिया से बहुत रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमने 2020 में फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने MSc किया। उसमें भी मुझे 80% मार्क थे। इसके बावजूद मेरा जो एजुकेशनल है, रिसर्च वर्क है, आज मेरे नाम पे एक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी है। लेकिन मेरे फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं अब घर के ऊपर डिपेंड रह के PhD नहीं कर सकता। ये सिर्फ मेरी बात हो गई, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेरे क्लास में, ऐसे बहुत से बच्चे हैं। मेरे क्लास में एक लड़की है जिसका मेरे से अच्छा रिसर्च है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पा रही। वो अभी घर पे बैठी है और मैं एक लैब असिस्टेंट करके काम कर रहा हूँ। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे पापा खेत में काम करते हैं। हमारे 20 गुंठे मतलब आधा एकड़ खेत है, उसी में हम चलाते हैं और हमारे घर पे बकरियाँ चला के हम चलाते हैं रोजी रोजी। तो जब आपका स्कूल टाइम था, जब आप आपके गांव में शिक्षा हासिल करते थे, उस वक्त में आपके पापा का हाथ बटाने के लिए आपने कभी बकरियाँ चलाई है? आप कभी खेतों में काम किए हैं? बहुत किए। मैं 8वीं से लेकर 10वीं तक मैं रोजगार से लोग आके खेतों में काम करता था। 10वीं के बाद जब से मैं टॉपर आ गया स्कूल में से, तो हमारे घर के लोगों ने फिर ऐसे एडजस्टमेंट करा के लोगों से पैसे निकाल के करा के हम पढ़ाई आगे करे। उसके बाद भी मैं बहुत जगह पे काम किया हूँ। मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में एज ए लेक्चरर भी काम किया, औरंगाबाद में। अभी लातूर में मैं एक होटल में भी काम करता था। जितना भी अपना उसमें मिलता है उसमें मैं चला लेता था। अच्छा, मतलब आपके फैमिली, आपके मतलब पूरे इसमें रिलीजन में आपके फैमिली मेंबर्स में कोई आपके इतना मतलब एजुकेटेड है नहीं। एजुकेशन का महत्व आपके पास वहाँ पे इतना है नहीं, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो तड़प थी, उस तड़प को मद्देनजर रखते हुए आपके माँ बाप ने ये फैसला किया कि बच्चे को अपने आगे पढ़ाना चाहिए। नहीं, मेरे पूरे खानदान में हमारे पूरे 7 पीढ़ी में पहला ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, हमारे रिश्तेदारों में वगैरह सब में मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इसकी वजह से सब बैकग्राउंड तो कुछ नहीं था, लेकिन एक जिद थी पढ़ूंगा करके। मेरा लाइफ में ऐसा एम था कि मैं एक बहुत बड़ा रिसर्चर बनूंगा। उसके लिए मैंने औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, उसके लिए कि वहाँ पे नेट क्वालिफाई करूँगा। वहाँ पे नेट का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, वहाँ पे सालाना 20-25 बच्चे डिपार्टमेंट से क्वालिफाई कर लेते थे। उसमें हम एंट्रेंस के थ्रू लगे थे, जिसमें ओपन को सिर्फ 3 जगह रहती है अदर यूनिवर्सिटी को, उसमें हम 3 मतलब मैं था उसमें। तो मेहनत करके, मशक्कत करके हमने पूरी पढ़ाई तो हासिल की, लेकिन आज एक स्टेप पे आके हम ऐसा रुके कि अब रिसर्च तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अब PhD करने का है तो घर से पैसे लेना पड़ते हैं। और अब मेरी उम्र 25 साल है, मेरे पापा की उम्र अब 75 साल है, 70-75 के बीच में साल की उम्र है। तो उनकी इस हालत में उनको मैं अब काम लगा के उनसे महीने को 5,000-10,000 तो नहीं मांग सकता। ये मुझे भी खुद को अच्छा नहीं लगता, वो देना चाहे भी तो नहीं दे सकते। इसकी वजह से मेरा पूरा जो मेरी ज़िंदगी थी, मतलब एम थे मेरे, तो मैंने उसको छोड़ के मैं अभी लैब असिस्टेंट करके कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप अभी सुनी हमने उमर शेख की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो कहानी में काफ़ी ट्विस्ट आ चुका है कि भाई इतनी परेशानियों के बावजूद भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन हकीकतन रुकावट कहाँ आई,
किस वजह से आई, अब हम ये उनसे जानेंगे। तो अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी जो पढ़ाई में रुकावट आई है वो कहाँ पर आई? देखो, पहले तो हम अगर अभी असली मुद्दे पे अगर बात करेंगे, एक हमारा बहुत ज़रूरी मुद्दा है कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटी की लोक संख्या है लगभग 14% है। उसमें उनके एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के वास्ते हमेशा कोर्ट्स के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बहुत से कमिटीज बनाई गई। लेकिन वो कमेटी ने जो भी उनके सुझाव दिए थे, कमेटी का कहना क्या था कि जो भी अपने अदर कास्ट हैं, या ओबीसी है, एसटी है, मराठाज है, इनके एजुकेशनल सोशल बैकग्राउंड से माइनॉरिटीज का जो स्टेटस था वो काफी नीचे था। उसके हिसाब से उन्होंने क्या दिए थे सुझाव कि इनको संधि यानी शिक्षण, मतलब इनको चांसेस और एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन इसके वास्ते ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम लाई जिसका ज्यादा से ज्यादा दिन बेनिफिट हो, या स्टेट गवर्नमेंट ने लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप की स्कीम लेके आई, लेकिन उसकी जो संख्या महाराष्ट्र के हिस्से को आती वो 1100 से 1200 कुछ है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो आते हैं तो उसमें मैक्सिमम 25,000 रुपए की स्कीम आती है। मतलब स्कीम मतलब वो स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी के बच्चों को मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा सवाल है कि ऐसा कौन सा कोर्स है जिससे बच्चे को रोजगार मिल सकता है, उसकी फीस 25,000 से कम है। हमारे बाकी माइनॉरिटीज के जो भी लोग हैं उनका पेट चलाना बहुत मुश्किल बात है, तो अपने बच्चों को एजुकेशन कहाँ से दिला पाएंगे। और एक बात तो हमेशा के लिए हर एक कंट्री ने इसको मतलब एक्सेप्ट किया है कि कोई भी देश का विकास ये वो देश के पूरे जनता के ऊपर है। और अगर 14% जनता को हम पीछे रखेंगे माइनॉरिटीज के, तो वो देश का विकास उस हद तक नहीं हो जाएगा जितना आप सोचते। तो इसके वास्ते महाराष्ट्र सरकार ने लोन्स के स्कीम लाए, लेकिन अपनी माइनॉरिटीज की इतनी प्रगल्भता नहीं है कि वो कर्जा लेके सीखेंगे। और कर्जा लेके सीखने के बाद भी जॉब की परेशानी है इसमें, उसकी वजह से वो उसका फायदा तो नहीं होता। जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जब बजट सैंक्शन करता 300-400 करोड़ का, हकीकत बात यह है कि उसमें का आधा तो बजट यूज ही नहीं होता। क्योंकि हमारे माइनॉरिटीज के बिजनेस क्या रहते हैं, केले की दुकान, चप्पल की दुकान, ऐसी वैसी छोटी मोटी दुकान। मेरे देखने में 25 साल की उम्र में ऐसा मैंने कोई व्यापारी नहीं देखा ऐसे दुकानदार कि उन्होंने लोन लेके ऐसा दुकान डाला। अगर लोन ले रहे नहीं तो पैसा फिर क्या है, सरकार की तिजोरी में एज इट इज जमा है। बाकी जी एजुकेशनल लोन की भी बात यही है। इसी वजह से क्या है कि वो पैसा तो यूज नहीं हो रहा, तो वो पैसे को हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर ना आज तक कोई माइनॉरिटी जो अपने खुद को बोलते कि हम माइनॉरिटी के नेता है, या हम चलो अभी पर्सनली बात करेंगे तो हम मुसलमानों के नेता है करके, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हर एक को पता है कि पैसा बच रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ स्कीम्स नहीं लाए, कुछ नहीं लेके आए। तो इसी वजह से अभी दूसरे हम कंपैरिजन करके देखेंगे, महाराष्ट्र में एससी है, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, इनके सबके लिए एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू जब बच्चा 10वीं-11वीं हो जाता तो उनके अंदर उनको सीईटी जो रहती है अपने इसके वास्ते, फार्मेसी के वास्ते, नीट रहती मेडिकल में जाने के वास्ते, जेडब्ल्यू रहती इंजीनियरिंग के वास्ते, उनको उसकी फ्री कोचिंग मिलती। जब बच्चा उनका ग्रेजुएशन में चला जाता तो उनको अपनी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, इनके वास्ते भी स्पेशल कोचिंग मिलती है हर जिले में बच्चों को। जब बच्चा उनका रिसर्च करना चाहता है, जो कि हमारे स्टेज पे आया, उनके बच्चों का एकेडमिक बैकग्राउंड देखते सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे हर साल 500 बच्चों को उनकी फेलोशिप मिलती, और फेलोशिप का अमाउंट 5 साल में 28 लाख रुपए, 5 साल में 28 लाख रुपए। लेकिन माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एससी एसटीज के लिए क्या है, बारटी है, बारटी के थ्रू ये सब इम्प्लीमेंट होता, सब कुछ बेनिफिट मिलता उनको। ये जो इंस्टीट्यूट है इनका हम कदापि विरोध नहीं करते, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो इसमें सीधा आरोप आप सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, सरकार तो बजट सैंक्शन कर ही रहा है, माइनॉरिटी के जो नेता है उनकी ये चालबाजी है। सरकार का ही दोष है ना इसमें, क्योंकि सरकार बजट सैंक्शन कर रहा है। क्योंकि वो जब भाषण देते तो हमने माइनॉरिटी के लिए इतना 5 रुपए दे दिए, लेकिन 5 रुपए दे दिए, लेकिन कौन सी स्कीम को दे दिए? स्कीम नहीं लेंगे तो 5 रुपए का लेके क्या करेंगे? माइनॉरिटी जो भी मंत्री आए आज तक, जो भी अभी नवाब मलिक साहब है, इन्होंने खुद ने देखना चाहिए कि क्या हालत है माइनॉरिटीज की। जो सच्चर कमेटी थी, मोहम्मद रहमान कमेटी थी, इन कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे, इसके ऊपर हमने क्या इम्प्लीमेंट करे। सारथी, बारटी, महाज्योति, ये जो संस्थान है, इनकी तरह माइनॉरिटीज के लिए भी एक संस्थान होना चाहिए जो माइनॉरिटी के बच्चों को सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू की कोचिंग प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से माइनॉरिटी के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। जो एमपीएससी, यूपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड करे, कॉम्पिटेटिव कोचिंग प्रोवाइड करे, उसके थ्रू माइनॉरिटीज के बच्चे अधिकारी बनेंगे। अगर फेलोशिप मिल जाती है तो मेरी तरह ऐसे बहुत से, चलो मैं नहीं भी, मेरा रिसर्च नहीं भी चलेगा, लेकिन मेरे से बेहतर और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका रिसर्च इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं।
बच्चे खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्कीम नहीं है। अभी माइनॉरिटी के मंत्री की अगर आप बात करें तो मंत्रालय में उनका ऑफिस नहीं है, तो इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि माइनॉरिटी के मंत्री की क्या हालत है। तो अभी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये माइनॉरिटी मंत्री की ही जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके नाम से उनके खाते में अगर बजट आ रहा है तो उस बजट का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, उस बजट का सही व्यक्ति तक उस बजट का फायदा अगर पहुंचता है, पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो सरकार को बताएंगे कि भाई इतने इतने बच्चे स्टूडेंट अगर हमारे पास आए हैं और उनको ये चीज़ों की ज़रूरत है जो भविष्य में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, तो वो बच्चों तक वो आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते तो सरकार को तो क्या पड़ी, सरकार के 2 पैसे बच रहे हैं। तो इसमें आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? और एक विशेष सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इसमें आपके साथ ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ सरकार माइनॉरिटी के नेताओं के हलगर्जीपना की वजह से जो पीछे रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? अभी हमने पिछले 10-12 दिनों से हमने इस मिशन को चालू किया है। ऐसे वेल एजुकेटेड जिनका पीजी हो चुका है, जो सेट नेट करे हुए बच्चे, लेकिन फेलोशिप नहीं है, इसलिए जो रिसर्च नहीं कर पा रहे। बाकी भी और भी बच्चे हैं, ऐसे लगभग हम 291 बच्चे अभी पूरे महाराष्ट्र से जुड़े, और हमने सब ने जिम्मेदारी ली है कि हम एक आदमी मतलब 100 बच्चों को तो कम से कम जुड़ाएंगे। बिल्कुल, हमारी भी कोशिश आपके साथ यही रहेगी कि जो हकीकतन इस स्कॉलरशिप के जो हकदार हैं उन तक उनका हक पहुंचे। हम आपकी आवाज़ को बिल्कुल बुलंद करेंगे, हम आपकी आवाज़ को माइनॉरिटी नेताओं तक, जो खुद को एक कौम के लीडर बताते हैं, उन तक और सरकार तक हम आपकी आवाज़ को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल महाराष्ट्र रिपोर्टर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हर दिन आपके सामने माइनॉरिटी के मसलों को लेकर हम आपके सामने आएंगे।